हरि ओम। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। अहं बीकानेरतः डॉक्टर महावीर प्रसाद सारस्वतः व्याकरणाचार्य द्वितीय खंडे तृतीय प्रश्नपत्रत्वेन वैयाकरणभूषणसारः ग्रन्थः निर्धारितः। तत्र धात्वर्थ प्रकरणे एषु दिनेषु चर्चा क्रियमाणा वर्तते। तत्र यस्तने दिवसे भावनायाः फलस्य च धात्वर्थत्वं साधितम्। तत्र भावनाया धात्वर्थत्वं तु स्पष्टतया साधितम्। तत्पश्चात् फलस्य धातुवाच्यत्वं तत्र साध्यमानम् आसीत्। तस्मिन्नेव उपक्रमे क्रियो कर्मकतापत्तिर्नहि यत्नो अर्थयिष्यते इत्यत्र यत्नमात्रं धात्वर्थत्वेन न इष्यते क्रियो अकर्मकतापत्तेः इत्युक्तम् आसीत्। तर्हि यत्नमात्रम् अर्थः न स्वीकार्यः धातोः, तर्हि अन्यत् किम स्वीकार्यम् तद्विषये उच्यते। किन्तु उत्पादनमेवातः कर्मवत् स्यात् यगाद्यपि कर्म कर्तर्यन्यथा तु न भवेत् तदृशेरिव इति कारिका समायाता। किन्तु उत्पादनमेव अर्थात उत्पादन सहित यत्नर्थः क्रियधातोः स्वीकार्य है। अर्थात उत्पत्ति रूप फल सहित यत्नः क्रियधात्वर्थः इति स्वीकार्यम्। तेन च किं भवति यत् कर्मकर्तृ प्रक्रियायां कर्मवद्भावः भवति। कर्मवद्भावो भवति तत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इति अतिदेशसूत्रेण कर्मणा तुल्यक्रियः। अत्र कर्मपदेन कर्मस्था क्रिया उच्यते। अतः कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवत् कार्यं लभते इति सूत्रार्थः। यदि उत्पत्ति रूप फलम् अपि क्रियधातोः अर्थः न स्वीक्रियेत तदानीं तु यत्नमात्रम् अर्थः स्यात्। यत्न इत्युक्ते कृतिः इत्युक्ते व्यापारः। अतः धात्वर्थत्वेन व्यापार एव भवति। यदि व्यापारस्तु कर्तरि एव भवति स च व्यापारः कर्मणि न भवति। अतः कर्मस्था क्रिया तत्र न भवेत्। तत्र च कर्मस्था क्रिया नास्ति चेत् तदानीं कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियत्वं कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियत्वम् अपि नोपलभ्येत। अतः कर्मवत् भावं कर्तुं फलमपि धात्वर्थत्वेन स्वीकार्यं भवति। अतः उक्तं तथा सति अतः किन्तु उत्पादनमेवातः अतः मन अस्मात् कारणात् कर्मवत् भवति अथ च यगाद्यपि भवति। यदि ही उत्पत्ति रूपं फलम् अथवा फलं धात्वर्थत्वेन न स्वीक्रियेत तदानीं तु दृशेः दृशधातु विषये यथा दृश्यते घटः स्वयमेव इति वाक्यं न भवति। यतो हि दर्शनस्य घटावृत्तित्वात्। अर्थात दर्शन घट में नहीं रहता बल्कि कर्ता में रहता है, तो इसलिए कर्मस्थ क्रिया नहीं हुई, तो इसलिए दृश्यते घटः स्वयमेव नहीं बनता है। वैसे ही क्रियते घटः स्वयमेव भी नहीं बनेगा। क्यों? यदि आप उत्पत्ति रूप फल को नहीं मानते हो तो। क्योंकि धातु का अर्थ फिर तो केवल व्यापार हुआ, और व्यापार कुंभकार में रहता है, वो घट में नहीं रहता।
तो घट में तो फल रहता है, फल आप मान नहीं रहे हो। तो उत्पत्ति रूप फल यदि नहीं मानते हो तो वो यत्न घटावृत्ति होने के कारण से कर्मस्थ क्रिया से तुल्य क्रियत्व नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्रियते घटा स्वयं, इस वाक्य में कर्मवत भाव भी नहीं होगा, यगादि नहीं आ पाएंगे, ये कहने का भाव था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि ननु एवं क्रियादेरिव जानाति इत्यादेरपि विषयावच्छिन्नावरण भंगादि फलवाचित्वम आवश्यकम अन्यथा सकर्मकता नापत्ते है। अब ये कहा कि अजी आपने ये कहा क्री धातु का उत्पत्ति रूप फल सहित व्यापार या यत्न अर्थ मानना पड़ेगा, और यहाँ क्री धातु धातु मात्र का उपलक्षण है, इसलिए सारी धातुओं के विषय में ये बात है। सभी धातुओं का फल और व्यापार दोनों अर्थ मानना पड़ेगा, फल सहित यत्न अर्थ मानना पड़ेगा, ये कहा। तो प्रश्न करने वाला कहता है कि यदि ऐसा है तो जानाति, ये जो क्रियापद है यहां पर भी ज्ञा धातु का फल भी फल, ज्ञा धातु का अर्थ भी फल मानना पड़ेगा और भी ये फलानुकूल व्यापार भी मानना पड़ेगा। अर्थात यहां पर भी विषयावच्छिन्नावरण भंगादि रूप फलम आवश्यकम अस्ति, अर्थात विषय के विषय में या किसी घटादि विषय के बारे में जो आवरण मन अज्ञान था, उस अज्ञान का भंग होना ही यहाँ जानाति का फल है। तो ऐसा फल यहाँ पर भी आवश्यक हुआ। यदि इसको आप इस फल को ज्ञा धातु के विषयावच्छिन्न आवरण भंग रूप फल को नहीं मानते हैं तो सकर्मकता की अनापत्ति आ जाएगी, अर्थात ये धातु सकर्मक नहीं बनेगी, जबकि ये सकर्मक है। घटम जानाति, घट कर्म बनता है, तो सकर्मकत्व की आपत्ति आ जाएगी। तो वैयाकरण कहता है आम स्वीकुर्मः अस्य जानाति इत्यस्यापि विषयावच्छिन्नावरण भंगादि फलम अस्ति इति अस्माभिः स्वीक्रियते। तदानीं प्रश्नकर्ता पुनः पृच्छति यदि फलमपि अस्य धात्वर्थः अस्ति चेत् तदानीं तु ज्ञायते घटः स्वयमेव इति किन्न स्यात्। ज्ञायते घटः स्वयमेव, यथा देवदत्तः घटं जानाति तदानीम् उच्यते देवदत्तः घटं किं जानाति, घटस्तु स्वयमेव ज्ञायते। यथा देवदत्तः ओदनं पचति सौकर्याति स्वयं प्रदर्शयितुम् उच्यते देवदत्तः किम् ओदनं पचति, ओदनस्तु स्वयमेव पच्यते। कुंभकारः घटं करोति, कुंभकारः घटं किं करोति, घटस्तु स्वयमेव क्रियते, ऐसा बन जाता है। तो वैसे ही ज्ञायते घटः स्वयमेव एतदपि वाक्यं स्यात्। यतो हि घटं जानाति देवदत्तः अत्र सौकर्यात् स्वयं प्रदर्शयितुम् एवं कथं न कच्यते, यतो हि सकर्म कोऽयं धातु, अतः ज्ञायते घटः स्वयमेव इति स्यात्। एवमेव चैत्रः ग्रामं गच्छति, अत्र देवदत्तः चैत्रः ग्रामं किं गच्छति, ग्रामस्तु स्वयमेव गम्यते, एतदपि भवेत् यतो हि सकर्म कोऽयं धातुः। अर्थात् पच्यते ओदनः स्वयमेव इत्यत्र कर्मवद्भावः भवति, क्रियते घटः स्वयमेव इत्यत्रापि कर्मवद्भावः भवति, यतो हि धातोः अर्थः फलमपि स्वीकृतम्। तस्मात् इदानीम् उच्यते प्रश्नकर्ता यत् यदि फलम् धात्वर्थः स्वीकृतं भवेत्, धात्वर्थत्वेन स्वीकृतं भवेत्, तदानीमेव अथवा तदानीं कर्मवद्भावः भवति इति कारिकायाम् उक्तं, तर्हि अत्र ज्ञायते घटः स्वयमेव इत्यत्रापि स्यात्, यतो हि अत्रापि ज्ञाधातोः फलरूपम् अर्थं तु भवद्भिः स्वीकृतमेव।
एवमेव गमधातोः संयोगरूपं फलं वर्तते। अस्यापि सकर्मकत्वात् ग्रामो गम्यते स्वयमेव इति किन्न स्यात् इति वाक्यं कथं न भवेत् इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददता ग्रन्थकारेण उच्यते निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद् भाव ईष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः। निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद् भाव ईष्यते न तु प्राप्ये कर्मणीति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः। ऐसा कारिका वर्तते। अस्याः कारिकायाः अन्वयः पूर्वं कार्य है। निर्वर्त्ये कर्मणि विकार्ये च कर्मणि कर्मवद् भावः ईष्यते, प्राप्ये कर्मणि तु कर्मवद् भावो नेष्यते। कथम इति सिद्धान्तः व्यवस्थितः। एतादृशः सिद्धान्तोऽस्ति। कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रस्थ भाष्ये एष सिद्धान्तः प्रतिपादितः, एष सिद्धान्तः समागतः यत् प्राप्ये कर्मणि कर्मवद्भावो न भवति। कर्मस्थया क्रिया तुल्य क्रिया कर्ता निर्वर्त्य कर्मणि भवति, प्राप्य कर्म विकार्य कर्मणि च भवति। प्राप्य कर्मणि तादृशी तुल्यता न भवति, यतो हि प्राप्य कर्मणि तु क्रियाकृत विशेषानुपलब्धिर्भवति, क्रियाकृतस्य विशेषस्य उपलब्धिर्न भवति। अतः कर्मस्था फलात्मिका सा क्रिया नोपलभ्यते। अतः तया क्रियया तुल्य क्रियत्वं कर्तरि भवेदेव नहीं। अतः प्राप्य कर्मणि कर्मवद्भाव न भवति इति महाभाष्ये सिद्धान्तितम्। तन्महाभाष्यम् आधारीकृत्य एव अत्र उच्यते न तु प्राप्ये कर्मणि इति सिद्धान्तोऽत्र व्यवस्थितः। अतः अत्र ज्ञायते घटः स्वयमेव, ग्रामो गम्यते स्वयमेव इति वाक्ये घटस्य ग्रामस्य च प्राप्यकर्मत्वम् अस्ति। प्राप्यकर्मत्वाच्च अत्र कर्मद्भावो न भवति इति अग्रे व्याख्यास्यते। पूर्वं कारिकायाः ग्रन्थपङ्क्त्यनुसारम् अर्थः बोध्यः। ईप्सितं कर्म त्रिविधं भवति। ईप्सितं कर्म त्रिविधं निर्वर्त्यं विकार्यं प्राप्यञ्च। तत्र आद्ययोः कर्मवद्भावः नान्त्ये। आद्ययोः इत्युक्ते निर्वर्त्ये विकार्ये च। निर्वर्त्यं नाम उत्पाद्यं यत् कारणात् कार्यम् उत्पद्यते तत् यत्र उत्पत्तिर्भवेत्। यथा कुंभकार घटं करोति अत्र घटस्य उत्पत्तिर्भवति। अतः घटः निर्वर्त्यं कर्म। अथ च विकार्यं कर्म भवति। प्रकृतेः विकृत्या यज्जायते, यत्र प्रकृतेः विकृतिर्जायते तत्कर्म। यथा काष्ठानि भस्म करोति, सोमं शुनोति, अत्र सोमस्य विकृतिर्जायते, काष्ठस्य भस्मरूपेण विकृतिर्जायते। अतः घटं करोति इति वाक्ये घटम् इति यत् कर्म वर्तते तत्कर्म निर्वर्त्यम्
इत्युक्ते उत्पाद्यम कर्म वर्तते। निर्वर्त्यस्य अन्यत् नाम वर्तते उत्पाद्यम। विकार्यम इत्युक्ते विकार जातम, विकारात् जातम। यत्र च विकार्यत्वं वर्तते यत्र च निर्वर्त्यम इत्युक्ते उत्पाद्यत्वं वर्तते तादृशे कर्मणि एव कर्मवद्भावः, तादृश कर्मवद् वाक्ये एव कर्मवद्भावो भवति। नान्त्ये अर्थात् प्राप्ये कर्मणि कर्मवद्भावः न भवति, नान्त्ये इति न अन्त्ये। किम नाम प्राप्यत्वम, प्राप्य किसे कहते हैं? तब लिख रहे हैं क्रियाकृत विशेषानुपलभ्यमानत्वम इति शुभर्थ निर्णये वक्ष्यते। क्रियाकृत विशेषानुपलभ्यमानत्वम प्राप्यत्वम, जहां क्रियाकृत विशेषता अर्थात कर्ता ने वहां जो क्रिया की उस क्रिया के द्वारा की गई विशेषता जहां उपलब्ध नहीं होवे ऐसा कर्म प्राप्य कहलाता है। इसका विस्तार से सुबर्थ निर्णय में भूषण सार में ही विशेष रूप से कथन किया जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में चर्चा यहां कर देता हूं। जैसे घटम करोति कुंभकार है, इस वाक्य में कुंभकार के द्वारा की गई क्रिया की विशेषता, क्रियाकृत विशेषता घट में दिखती है। एक माटी का जो, एक मिट्टी का जो लोंदा था उसको एक आकार दे दिया गया घड़े का, तो वहां क्रियाकृत विशेषता उपलब्ध हो रही है। इसी प्रकार काष्ठ को भस्म बनाया, काष्ठम भस्म करोति, तो लकड़ी रूपी प्रकृति जो थी उस प्रकृति में भस्मत्वेन विकृति हो गई, भस्म रूप में विकार आ गया, भस्म बन गया, तो वहां भी क्रियाकृत विशेषता उपलब्ध हो रही है। वहां जलाना क्रिया जो हुई उस क्रिया के द्वारा की गई विशेषता दिखती है। लेकिन मैंने चंद्रमा को देखा, हम चंद्रम पश्यामि, अब मेरी दर्शन क्रिया के द्वारा चंद्रमा में कुछ विशेषता उपलब्ध हुई क्या? कोई व्यक्ति चंद्रमा को देख करके ये अनुमान लगा सकता है क्या कि इसको कितने लोगों ने देखा है? नहीं ना। तो क्रियाकृत विशेषता वहां अनुपलब्ध हो रही है, इसलिए वहां चंद्रमा प्राप्य कर्म हो गया। इसी प्रकार गांव गए, देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त के गांव जाने पर किस गांव में कोई विशेष रूप से कोई चिन्ह बन जाता है क्या? गांव को देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है क्या कि यहां देवदत्त आया है या अन्य कोई आया है? तो उसके आने की क्रिया से गांव में कोई विशेषता नहीं दिख रही है, इसलिए ग्राम प्राप्य कर्म हो गया। इसी प्रकार घट को देखा, घटम जाना थी, मैंने घड़े को जाना, तो घड़े को मैंने जाना या घड़े को मैंने देखा, मेरे देखने या जानने से घड़े पर कोई विशेषता उपलब्ध नहीं हो जाती है। मेरे द्वारा की गई दर्शन क्रिया या ज्ञान क्रिया के द्वारा घट में कोई विशेषता दिख रही है क्या? नहीं है। कोई देख करके ये पता कर सकता है क्या कि घड़े को मैंने देखा है, मेरे देखने से घड़े में ये विशेषता हो गई? ऐसा नहीं है, इसलिए ये प्राप्य कर्म है। तो जो मूल प्रश्न करता था कि ज्ञायते घटस्वयं एवं, यहां पर भी कर्मवद्भाव हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञा धातु का भी फलर्था सकर्मक थी धातु। इसी प्रकार ग्रामो गम्यते स्वयं एवं, ये वाक्य भी बन जाए, क्योंकि गम धातु भी सकर्मक है, फल उसका अर्थ है। तो ऐसी स्थिति में यहां ग्रामो गम्यते स्वयं एवं ये भी कर्मवद क्यों नहीं हो जाता है? तो उस कारिका में उत्तर दिया कि निर्वर्त्य और विकार्य कर्म में तो कर्मवद्भाव हो जाएगा। जैसे उसमें पच्यते ओदन स्वयमेव में बन जाता है, क्योंकि वहां ओदन पकाता है, देवदत्त ओदन पकाता है, तो कहा देवदत्त ओदन क्या पकाता है? ओदन खुद पकता है। ये जो कह रहे हो, ऐसी स्थिति में ये ओदन क्या हो गया? विकार्य कर्म है।
और तंडुल जो था वो मूल प्रकृति है। तो उस प्रकृति में विकृति होगी। और इसी प्रकार क्रियते घट स्वयमेव, ये जो वाक्य था वहां लौंदे से, मिट्टी के लौंदे से घड़े की उत्पत्ति हो रही है, तो क्रियाकृत विशेषता वहां पर भी उपलब्ध है। तंडुलानोदनम पचति, यहां पर भी देवदत्त के द्वारा की गई पाक क्रिया के द्वारा की गई विशेषता उपलब्ध हो रही है। इसलिए यहां ये दोनों ही जो कर्म थे उन कर्मों में तो कर्मद्भाव हो गया, इसलिए पच्यते ओदन स्वयमेव बन जाता है, क्रियते घट स्वयमेव बन जाता है। लेकिन दृश्यते घट स्वयमेव नहीं बनता है। क्यों? कि दर्शन क्रिया के द्वारा घट को, दर्शन क्रिया किसी वक्ता, किसी कर्ता में है चैत्रादि में, और उसके दर्शन क्रिया से घट पर कोई विशेषता नहीं दिख रही है। घट को देख भी लिया तो घट में कोई आकार परिवर्तन हो गया क्या? नहीं हुआ। तो क्रियाकृत विशेषता उपलब्ध न होने के कारण से दृश्यते घट स्वयमेव ये नहीं बनता है। वैसे ही ज्ञायते घट स्वयमेव नहीं बनेगा। जानने वाला व्यक्ति करता है, उसकी क्रिया दर्शन ज्ञानानुकूल जो व्यापार है वो व्यापार घट विषय होने के बावजूद घट पर उसकी विशेषता नहीं दिख रही है, क्रियाकृत विशेषता की अनुपलब्धि ही है। इसलिए ज्ञायते घट स्वयमेव नहीं बनेगा। ग्रामो गम्यते स्वयमेव में भी यही स्थिति है। गमनकर्ता में होने वाले व्यापार के द्वारा की गई कुछ विशेषता वहां गांव में दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसलिए गांव की भी कर्म, गांव जो कि प्राप्य कर्म है, ऐसे उस प्राप्य कर्म में कर्मभाव नहीं होगा। इसलिए ग्रामो गम्यते स्वयमेव ऐसा वाक्य नहीं बनेगा। ज्ञायते घट स्वयमेव ऐसा वाक्य नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों ही जगह ये प्राप्य कर्म है। लेकिन क्रियते घट स्वयमेव बन जाएगा, क्योंकि ये उत्पाद्य या निर्वर्त्य कर्म है। और पच्यते ओदन स्वयमेव ये विकार्य कर्म है, वहां पर भी क्रियाकृत विशेषता उपलब्ध होने के कारण से कर्मभाव हो जाता है। ये बात क्लियर हुई यहाँ। तो इसी बात को कहा प्राप्यत्वंच क्रियाकृत विशेषानुपलभ्य मानत्वम इति सुवर्त निर्णय वक्ष्यते। नहीं अयम घट केनचित् दृष्टः ग्रामोऽयम केनचित् गतः इति शक्यम कर्म दर्शनेन अनुमात् अवगन्तुम। नहीं अयम घट केनचित् दृष्टः, अयम घट है मया कश्चन घट दृष्ट है, तत्र मया दृष्टेपि तस्मिन् घटे काचित् क्रिया कृत विशेषता नोपलभ्यते, तम घटम अन्य कश्चन पुरुषः दृष्ट्वा अवगन्तुं न शक्नोति यत् महावीरेण अयं घटः दृष्टः। मया यदि मम ग्रामे गतः तम मम ग्रामं दृष्ट्वा कोऽपि अवगन्तुं न शक्नोति यत् अत्र महावीरः आगतः। यदि मां तत्र पश्यति चेत् स अवगच्छति, किन्तु अहं तत्र गत्वा पुनरायातः मम गमनक्रिया कृता काचित् विशेषता तत्र नोपलभ्यते। तादृशं तं ग्रामं दृष्ट्वा न कोऽपि अवगन्तुं शक्नोति यत् अत्र महावीरेण आगतम्। एतदेव अत्र लिख्यते नहि अयं घटः केनचित् दृष्टः ग्रामोऽयं केनचित् गतः इति शक्यं कर्मदर्शनेन। तादृशं कर्म यदस्ति ग्रामम् इति अथवा घटम् इति तद्दृष्ट्वा नावगन्तुं शक्यं, नहीं जाना जा सकता कि ये गांव किसी के द्वारा जाया गया है या इस गांव में कोई आया है और ये घड़ा किसी के द्वारा देखा गया है, ऐसा पता नहीं चलता है। तो इसलिए घटम करोति इति निर्वर्त्ये सोमम शुनोति इति विकार्ये च तज् ज्ञातुं शक्यम इति न तत् प्राप्यम। घटम करोति इस क्रियापद में क्रीधात्वर्थ व्यापार या क्रीधात्वर्थ क्रिया के द्वारा कृत विशेषता उपलब्ध होती है।
और मिट्टी से घड़ा बना, उसका आकार हो गया है, तो क्रियाकृत विशेषता दिख रही है कि इस मिट्टी को आकार दिया गया है। तो यहाँ इस निर्वर्त्य कर्म में, और सोमम सुनोती, ये जो सोमलता को पीस रगड़ करके, पीस करके, घिस करके, उसको कूट काट करके और रस निकाल रहे हैं, तो सोमम सुनोती, यहाँ पर भी इस सोम का पूर्व वाला रूप नहीं दिख रहा है, विकृत हो रहा है, तो इस क्रियाकृत विशेषता यहाँ दिख रही है। यहाँ निष्पीडन क्रिया जो की गई, उस निष्पीडन क्रिया कृत विशेषता उपलब्ध हो रही है। तो इसलिए ये दोनों ही विकार्य और निर्वर्त्य कर्मों में तत्सख्यम ज्ञातुम, उसको जाना जा सकता है कि यहाँ क्रियाकृत विशेषता हुई है, अर्थात ये यहाँ पर ये क्रिया की गई है, ऐसा जाना जा सकता है। इसलिए इति न तत्प्राप्यम, इसलिए ये दोनों कर्म प्राप्य नहीं है। तो प्राप्य नहीं है तो निर्वर्त्य और विकार्य में कर्म बदला होता है, कारिका कहती है। तथा न घटादिर दृश्यादौ प्राप्य कर्मत्वान्नोक्तात् प्रसंग इति भाव है। इसलिए घटादि जो कि दृशादि क्रिया के विषय में, घटादि जो हैं वो दृशादि अर्थात दर्शनादि क्रिया के विषय में प्राप्य कर्म होने के कारण से ये अति प्रसंग उपस्थित नहीं होगा। या कर्मवत भाव की जो आप बता रहे थे कि कर्मवत भाव हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो जाए, ऐसा जो अति प्रसंग की बात कर रहे थे वो अति प्रसंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ घट जो है दृश्यते घट स्वयमेव, ये जो आप वाक्य जैसे नहीं बन रहा था, अथवा ज्ञायते घट स्वयमेव, ये भी नहीं बन रहा है। इसी प्रकार ग्रामो गम्यते स्वयमेव, ये नहीं बन रहा है, क्यों कि ये प्राप्य कर्म है। अब ये बात एक और ध्यान देने की है, कोई कर्म विशेष कोई छांट करके ये नहीं दे दिए गए हैं कि ये वस्तुएं जब कर्म होंगी तो ये प्राप्य होंगी, ये निर्वर्त्य होंगी, ये विकार्य होंगी, बल्कि क्रिया सापेक्ष हैं। एक ही वस्तु भिन्न भिन्न क्रियाओं की दृष्टि से निर्वर्त्य हो सकता है, विकार्य हो सकता है और प्राप्य हो सकता है। घट निर्वर्त्य भी हो रहा है, घटम करोति कुंभकार है, यह निर्वर्त्य हो रहा है, मिट्टी से घड़ा बन रहा है। और घटम नाशयति बाला है, बच्चा घड़े को फोड़ रहा है, तो यहां नाशन व्यापार की दृष्टि से यही घट विकार्य कर्म हो गया। उत्पत्ति अनुकूल व्यापार की दृष्टि से, क्री धातु की दृष्टि से घट निर्वर्त्य हो गया, और नाशानुकूल व्यापार की वाचक ये नश धातु की दृष्टि से या इसके विषय में यह विकार्य कर्म हो गया। और घटम पश्यामि, यहां दृश्य धातु के विषय में, दृश्य धातु के प्रयोग में या दृश्य धातु के विषय में जब ये कर्म बन रहा है तो ये प्राप्य कर्म बन जाता है। इसलिए ये ध्यान देने की बात है, कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ निर्वर्त्य, विकार्य या प्राप्य निश्चित रूप से नहीं है कि ये निश्चित हो गया कि ये प्राप्य ही रहेगा, ये निर्वर्त्य ही रहेगा या ये विकार्य ही रहेगा। वो क्रिया सापेक्ष है, कैसी क्रिया है उसके अनुसार वो निर्वर्त्य या विकार्य बनती है। ये ध्यान देने की बात है, ये महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए इसको विशेष रूप से हिंदी में ये बताया। अब इसी में आगे बढ़ रहे हैं, धातु का अर्थ फल भी मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखा किंतु उत्पादन वेवात है, नहीं यत्नो अर्थ इष्यते, यत्न मात्रम अर्थ है न इष्यते, अपितु उत्पादनम अपि धात्वर्थ है इति स्वीकार्यम। उत्पादनम इत्युक्ते फलम, क्री धातु उत्पादनम उत्पत्ति फलम। अत्र फलस्य धातुवाच्यत्वे अन्यत् अपि कारणं वर्तते।
अन्यदपि किमपि कारणं वर्तते येन फलं धातोः अर्थः इति स्वीकार्यं भवेत्। तत् किमस्ति तद्विषये अग्रे इदानीम् उच्यते। धातूनां फलावाचकत्वे त्यजिगम्योः पर्यायतापत्तिः क्रियावाचकत्वा विशेषात्। इदानीम् उच्यते यदि धातूनां फलावाचकत्वे फलस्य अवाचकाश्चेत् धातवः, धातुएं यदि फल की वाचक नहीं हो और फल को धातु का वाच्य यदि नहीं माना जाए तो क्या समस्या हो जाएगी? धातु का अर्थ फल को भी मानना है, यदि नहीं माने धातु को फल का अवाचक मान लिया जाए तो क्या दिक्कत है? उसी बात को कह रहे हैं। धातूनां फलावाचकत्वे त्यजगम्योः पर्यायतापत्तिः। फिर तो त्यज और गम ये दोनों धातुएं पर्याय होने लगेंगी। धातु का अर्थ यदि फल नहीं माना तो धातु का अर्थ क्या हुआ? जब जैसा आप कह के आ रहे थे यत्न अर्थात व्यापार, या उसको कृति कह लीजिए, शब्द भेद हुआ, अर्थ वही है। तो धातु का अर्थ यदि आपने यत्न मान लिया या व्यापार मान लिया या भावना मान लिया, केवल यत्न, केवल व्यापार अथवा केवल भावना, इतना ही माना, फल को यदि धातु का वाच्य नहीं माना, धातु को फल का वाचक नहीं माना तो त्यज और गम धातु पर्यायवाची होने लगेंगी आपस में। अर्थात फिर त्यज का अर्थ क्या है? व्यापार, फल तो है ही नहीं, और गम का अर्थ भी व्यापार ही हुआ। फिर तो त्यज और गम में क्या फर्क है? फिर आप शहर छोड़ के गांव जा रहे हैं, शहर का त्याग करके गांव जा रहे हैं, और अर्थात नगरम त्यजति और ग्रामम गच्छति। तो गांव, शहर को छोड़ के गांव जा रहे हैं, त्यज का प्रयोग किया तो भी वही व्यापार तो वही है, और ग्रामम गच्छति में भी वही व्यापार है। नगरात ग्रामम गच्छति और नगरम त्यजति, क्या फर्क है? तो यदि धातु का अर्थ फल नहीं माने, केवल व्यापार अर्थ मान लें तो त्यज और गम पर्याय होने लग जाएंगी। क्यों? क्रियावाचकत्व विशेषात। क्रियावाचकत्व तो अविशेष है, मतलब समान है, दोनों ही क्रिया की वाचक, ये आपके व्यापार की वाचक हो गई। दोनों एक जैसा ही व्यापार हो रहा है कि नहीं? इसलिए दोनों ही क्रियाएं, त्यज धातु और गम धातु दोनों पर्याय होने लगेंगी। अब यदि आप कहें कि नहीं, पर्याय से बचने के लिए ये पर्याय नहीं बनेंगे, उसके लिए एक उपाय है। वो क्या? का फलस्योपलक्षणत्वेपि एक क्रियाया एवं पूर्व देश विभागोत्तर देश संयोग जनकत्वात् उक्त दोषतादवश्यम इति अपि वदन्ति, ऐसा वैयाकरण बोलते हैं। अर्थात किसी ने प्रश्न वापिस ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर्यायता की आपत्ति नहीं आएगी, यहाँ फल को उपलक्षित करके व्यापार की वाचक मान लेंगे धातु को। त्यज धातु में विभागोपलक्षित व्यापार की वाचक त्यज धातु है, ऐसा मानेंगे। अर्थात विभागोपलक्षित या विभाग रूप फलोपलक्षित, अर्थात विभाग रूप फल को उपलक्षित करके जो व्यापार किया जा रहा है उस व्यापार की वाचक त्यज धातु है, और संयोग रूप फल को उपलक्षित करके जो व्यापार, उस व्यापार की वाचक गम धातु है, ऐसा मान लेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के व्यापार की वाचक हो गई। यद्यपि व्यापार दोनों में समान है, लेकिन एक त्यज का व्यापार विभागोपलक्षित व्यापार, विभाग रूप फलोपलक्षित व्यापार है, और गम धातु का संयोगोपलक्षित या संयोग रूप फलोपलक्षित व्यापार है। ऐसे व्यापार की वाचक गम धातु है।
तो इस प्रकार से दोनों धातुओं के फल व्यापारवाचक होते हुए भी उपलक्षित फल भिन्न प्रकार का होने के कारण से पर्यायता की आपत्ति नहीं आएगी। तब कह रहे नहीं, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। फलस्य उपलक्षणत्वेपि एक क्रियाया एव पूर्वदेश विभागोत्तर देश संयोग जनकत्वाद उक्त दोष तादवश्यम इत्यपि वदन्ति। अर्थात यदि आपने ये उपलक्षण लगा भी दिया, फलोपलक्षित व्यापार ये लगा करके आप इसको अलग करना चाहें तो भी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही क्रिया से पूर्व देश का विभाग और उत्तर देश का संयोग हो रहा है। गच्छति का प्रयोग करते हैं तो भी गच्छति में उत्तर देश से संयोग होता है, पूर्व देश का त्याग होता है, पहले वाले देश का त्याग होता है, तब उत्तर देश से संयोग होता है। और त्यजति में पूर्व देश का त्याग और उत्तर देश का संयोग, दोनों ही जगह एक ही जैसी बात हुई। देवदत्त है नगरात ग्रामम गच्छति, तो पूर्व देश नगर का त्याग हुआ और उत्तर देश गांव का संयोग हुआ। और यदि आपने कह दिया नगरम त्यजति, तो भी नगर पूर्व देश का त्याग हुआ और उत्तर देश जो भी है जहां भी जाएगा उससे संयोग हुआ। तो दोनों ही में एक जैसी बात होने के कारण से एक ही क्रिया लक्षित हो रही है, एक जैसी क्रिया लक्षित हो रही है। तो एक क्रियाया एवं पूर्व देश विभागोत्तर देश संयोग जनकत्व, पूर्व देश का विभाग और उत्तर देश से संयोग का जनक होने के कारण से ऐसा ऐसा व्यापार जो है, वो ऐसी जो क्रिया है वो पूर्व देश का विभाग और उत्तर देश का संयोग की जनक होने के कारण से ये उक्त दोष अर्थात पहले वाला पर्यायतापत्ति वाला दोष तो उसी रूप में बैठा हुआ है। भले ही आपने उपलक्षणता कर दी, दोनों में ही पूर्व देश का संयोग, पूर्व देश का त्याग और उत्तर देश का संयोग हो रहा है, इसलिए वो दोष तो वैसा ही रहेगा। इसलिए आपको धातु का अर्थ फल भी मानना पड़ेगा। और यदि फल मान लेते हैं तो फल अलग अलग होने के कारण से त्यज धातु का फल है त्याग यानी विभाग, और गम धातु का फल है संयोग। तो विभाग और संयोग ये दो भिन्न फल होने के कारण से दोनों धातुएं भिन्नार्थक हो जाएंगी, इसलिए पर्याय नहीं बनेंगी। और यदि फल अर्थ नहीं मानते हैं तो दोनों ही व्यापार की अविशेष रूप से समान रूप से वाचक होने के कारण से दोनों पर्याय होने लगेगी। इसी बात को कहा तस्मात् आवश्यकम सकर्मकाणाम फलवाचकत्वम, इसलिए सकर्मक धातुओं को फलवाचक मानना जरूरी है। जो जो सकर्मक धातुएं हैं उनको फलवाचक अर्थात वो फल की वाचक हैं, फल उनका अर्थ है। व्यापार या भावना या आपका यत्न या कृति जो भी, उसके साथ साथ में आपको धातुओं का अर्थ फल भी मानना जरूरी है, फल मानना आवश्यक है। ये सकर्मक धातुओं के विषय में ऐसा कहा। तो कहा सकर्मक के विषय में क्यों? अकर्मक धातुओं का फल अर्थ नहीं है क्या? तब कहा अकर्मकाणाम तु तन निर्विवादमेव, अकर्मक धातुओं का फल तो निर्विवाद अर्थ है। अर्थात अकर्मक धातुओं का फल अर्थ निर्विवाद है, कोई विवाद नहीं है। वो तो साफ साफ ऐसा अनुशासन मिलता है धातु पाठ में। भू सत्तायाम, यह कर्मक है भू धातु, सत्ता अर्थ का निर्देश किया जा रहा है, अर्थ निर्देश हो रहा है। तो वहां सत्ता रूप फल और सत्तानुकूल व्यापार, तो ये अकर्मक धातुओं का फल अर्थ निर्विवाद ही है। ये तो अनुशासन से ही मिल रहा है, भू सत्तायाम इत्याद्यनुशासनात्। तो ये कहा सकर्मक धातुओं का फल अर्थ मानना भी आवश्यक है और अकर्मक धातुओं का फल तो निर्विवाद है। अतएव द्व्यर्थ पची इति भाष्यम संगच्छते, इसलिए
भाष्यकार ने जो ये कहा है द्व्यर्थ पची, पच के दो अर्थ हैं, ये कहना संगत होता है। यदि दो अर्थ नहीं मानते हैं, फल और व्यापार ये दोनों अर्थ नहीं मानते हैं, तो भाष्यकार का ये कथन असंगत हो जाता है। अब एक विशेष बात, वस्तुतः द्व्यर्थ पची, यहां जो दो अर्थ दे रहे हैं, पच के दो अर्थ हैं, ये द्व्यर्थ फल और व्यापार की दृष्टि से नहीं कहा गया है। ये एकदम क्लियर कर लें। द्व्यर्थ पची ऐसा जो भाष्यकार का कथन है, वो फल और व्यापार दोनों धातु के अर्थ हैं, इस विषय में नहीं है, एतत् परक नहीं है। तो क्या है वहां? वो ये कह रहे हैं कि तंडुलान ओदनम पचती, इस वाक्य में तंडुल में विकृति हो रही है और ओदन बन रहा है तो उत्पत्ति हो रही है। तो यहां पच धातु जो आप प्रयोग में ला रहे हैं, देवदत्त ओदनम पचति या तंडुलान ओदनम पचति, इस वाक्य में पच धातु उत्पत्ति और विकृति, ओदन की उत्पत्ति हो रही है, नया कुछ बन रहा है, रूपांतरण हो रहा है ना, और विकृति भी हो रही है। जो सूखे तंडुल थे उनमें विकृति आ रही है, तो विकृति रूप भी वहां पर है और उत्पत्ति भी हो रही है। तो उत्पत्ति और विकृति, इस प्रकार के दो अर्थ, अर्थात फल भी वहां दो प्रकार का है, उत्पत्ति रूप फल और विकृति रूप फल, ये उसका भाव है, आशय है। तो फिर यहां ये संगति कैसे बैठा रहे हैं कि महाभाष्यकार की इस वचन की संगति तभी होती है जब धातु का फल और व्यापार माना जाए। तो कहा ये बात तो ठीक है, क्यों कि वहां उत्पत्ति और विकृति ये जो दो है फल, तो फल को मानोगे तभी तो उत्पत्ति और विकृति रूप फल वहां संगत होगा। यदि धातु का अर्थ आपने फल माना ही नहीं, धातु फल की वाचक है ही नहीं, तो फिर उत्पत्ति और विकृति रूपी फल की तरफ जो भाष्य का इशारा कर रहे हैं वो असंगत हो जाएगा ना। तो उसकी संगति बैठाने के लिए धातु को फल का वाचक मानना पड़ेगा, ये भाव है। अर्थात महाभाष्यकार द्व्यर्थ पची में पच के जो दो अर्थ बता रहे हैं, फलात्मक दो अर्थ, उत्पत्ति और विकृति रूप दो वहां फल हैं, ऐसे दो फलात्मक अर्थ वाली जो पच धातु है उसके विषय में इन्होंने कहा। तो वो धातु का दो अर्थ में एक व्यापार अर्थ तो निर्विवाद है ही है, और फल दूसरा अर्थ बता रहे थे। तो फल को यदि मानोगे नहीं तो उत्पत्ति और विकृति की तरफ जो इशारा कर रहे हैं वो बात असंगत हो जाएगी। उस बात की संगति के लिए आपको धातु का वाच्य फल को भी मानना पड़ेगा, धातु फल का वाचक है ये भी मानना पड़ेगा। इति दिक्, ऐसा ये फल और व्यापार दोनों धातु के वाच्य हैं। इस बात को पीछे 3-4 दिन से ये एकदम स्पष्ट कर दिया गया। ये वैयाकरण ने अपनी बात रख दी। अब मीमांसक इस बात से सहमत नहीं होंगे, वो आगे चर्चा और चल रही है, लंबा है। वो अभी भी कहते हैं भले ही फल और व्यापार तिङन्त जन्य बोध के विषय बन रहे हैं, अर्थात पचति इत्यादि में, पचत इत्यादि जो तिङन्त पद है, उन तिङन्त पदों से होने वाले बोध के विषय फल और व्यापार भले ही बन रहे होंगे, लेकिन ये व्यापार या ये भावना आख्यात वाच्या है, अर्थात तिंग का अर्थ है, न कि धातु का अर्थ। ये विषय आगे और भी चलेगा, इस पर खूब चर्चा आगे चलेगी। अभी आज का जो बिंदु था या जो प्रकृत प्रसंग जो था वो पूर्ण हुआ, क्योंकि वहां अभी तक वैयाकरण अपनी बात को दृढ़ता से ये स्थापित करना चाहता था कि
धातु का अर्थ फल और व्यापार है, फल और व्यापार के धातु वाचक हैं। इस बात को यहां तक स्पष्ट कर दिया गया। अगले वीडियो में फिर से अगले कुछ नवीन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तब तक हरि ओम तत्सत।